नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये जो सेशन होने वाला है ये आपके लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय सेशन होने वाला है। जो हमारे जर्नल अवेयरनेस की क्लास को देखना चाहते हैं, आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो साथियों, EMRS एग्जाम जो है साथियों, ये एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल, ये जो है एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय का पेपर है साथियों। इसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं अभी भी। जर्नल अवेयरनेस जो आपके पैटर्न आपके एग्जाम में दिया गया है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस की हम सीरीज आपके बीच में लेकर आ चुके हैं साथियों। और आपने अभी इतनी सारी जो बिहार शिक्षक की भर्ती निकली हुई साथियों, ये बिहार शिक्षक भर्ती वाले तो बिल्कुल एकदम गांठ बांध के देख लीजिएगा, आपके लिए एकदम रामबाण क्लास ये हो रही है साथियों। बिहार शिक्षक वाले एकदम ध्यान से, और हमारे सभी EMRS फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्या रखेंगे? एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल। साथियों, ये अनुसूचित क्षेत्रों और हमारे क्षेत्र के बच्चों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गुरु जी का पद है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामान्य जागरूकता के प्रश्न हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं साथियों। और ये क्लास हमें देखना क्यों चाहिए? क्योंकि सामान्य जागरूकता एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए साथियों। तो ऐसी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने दोस्तों के बीच में सेशन को साथियों एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, और शेयर करके आ जाइए, और जो है लाइक की संख्या आप लोग साथियों बढ़ा दीजिए। आपके लिए एक यादगार सेशन हम आपके बीच में लेकर आए हैं। क्वेश्चंस की क्वालिटी साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ मॉडल पेपर है। किसका साथियों? सामान्य जागरूकता का। अब सामान्य जागरूकता होती क्या है, अगर इसको हम समझना चाहें तो हमारे दैनंदिन जो है जीवन में होने वाली घटनाएं और ऐसी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस घटनाएं, और हमारा जो ये शिक्षा और संस्कृति का क्षेत्र है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में सामान्य जागरूकता और के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं साथियों। तो यहाँ से आप देखिए कि सबसे पहला ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी हमारा ही पार्ट हुआ करता था। आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम कौन सा साथियों? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अब इसी बर्मा की मुद्रा आपसे पूछी जा रही है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है कि ऑप्शन ए क्या तो जो है साथियों, ये बर्मा की मुद्रा का नाम है। आपसे पूछा जाएगा कि डॉलर कहाँ की मुद्रा का नाम है साथियों, तो क्या बताएंगे? तो एकदम लिख दीजिएगा साथियों, डॉलर जो है साथियों, ये USA की मुद्रा का नाम है। क्या नाम है इसका? डॉलर नाम है। डॉलर साथियों, यहाँ पे अभी राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस यहाँ पे उपराष्ट्रपति हैं, जो भारतीय मूल की हैं साथियों। तो दोनों लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन्हीं दोनों जो राष्ट्रपति हैं, इनकी मुद्रा का नाम साथियों डॉलर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। रुपया आप जानते हैं कि हमारे कहाँ का है? भारत और पाकिस्तान की दोनों की मुद्रा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान की दोनों की मुद्रा का नाम रुपया ही हो जाता है साथियों, ऑप्शन डी में। अच्छा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ भैया कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप यहाँ देखिए, यहाँ हम लाल पेन से टिक कर दे रहे हैं, एकदम ध्यान से देख लीजिए ज्ञात, और यहाँ पर लिख के भी आपको बता दे रहे हैं कि बर्मा की जो मुद्रा है वो ज्ञात है, भारत की रुपया है। इसे आपको याद रखना है। अच्छा, विश्व ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? क्लास की स्पीड कुछ लोगों को ज़्यादा लगती है साथियों। क्लास की स्पीड ज़्यादा नहीं है, चूँकि क्लास की स्पीड हमारी आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, जो आपके दिमाग में पहुंचना चाहिए, वो हम प्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। अच्छा, विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है साथियों, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो जो विश्व ओजोन परत होती है साथियों, आप जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, इससे जो हमारे वायुमंडल में हमारा जो ओजोन परत होती है, ये इनसे सुरक्षा करती है। क्योंकि ये साथियों त्वचा कैंसर का क्या होता है? त्वचा कैंसर का कारण बन जाती हैं। क्या? ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं, तो इन अल्ट्रा वायलेट किरणों से साथियों हमारी रक्षा करता है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है साथियों, इन
सभी के बारे में एक एक करके हम आपको समझाते हैं। देखिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है साथियों। विश्व ओजोन परत दिवस कब से मनाया जाता है ये पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा साथियों कि 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थ पर कनाडा के मॉन्ट्रियल काल में, कनाडा साथियों कहाँ है ये देख लीजिए, कनाडा के मॉन्ट्रियल में साथियों एक बैठक होती है और यह समझौता 1 जनवरी 1989 से प्रभावी होता है और पहली बार विश्व ओजोन परत दिवस 1995 में मनाया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए हो जाते हैं साथियों। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसमें साथियों ओजोन परत वायुमंडल में स्थित है। अच्छा कहाँ स्थित है भैया, तो वायुमंडल में स्थित है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है, मतलब रामू घनश्यामू श्यामू को सभी लोगों को ये बचाती है। क्यों बचाती है साथियों, तो इसका ये होता है कि CFC जिसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर आज से निकलती है, जो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। मतलब ओजोन परत में हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी हो जाती है। साथियों आप लोग जानते हैं कि आप जिस पद पे जा रहे हैं वो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अब आप साथियों गुरु जी बन रहे हैं और उसमें आप देखते हैं कि गुरु जी के लिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये तस्मै श्री गुरुवे नमः साथियों ये देखिए O3 ये हमारा जो आप देख रहे हैं 1957 में ओजोन की खोज गार्डन डॉप्सन ने किया था और इसीलिए देखिए कि ओजोन परत की जो इकाई नापते हैं उस इकाई को क्या कहते हैं, डॉप्सन इकाई कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा अपने दोस्तों में शेयर भी तो करना बनता है क्या, तो आप अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं साथियों तो एकदम वीडियो को जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके दिमाग में छपने वाली क्लास साथियों आपके बीच में हाजिर है। पृथ्वी के कवच का काम करती है, जो पृथ्वी को गर्मी, जो पृथ्वी की हमारी गर्मी होती है, हमारी पृथ्वी की जो हीट वेव होती हैं, इस हीट को बाहर निकलने से ये ओजोन परत रोकती है साथियों, जिसकी खोज गार्डन डॉप्सन ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है साथियों, ठीक है। ये सूर्य से निकलने वाली ये जो रेड हैं ये अल्ट्रा या कि ये हमारी पैराबैंगनी किरणें हैं, इन्हें आप याद रखिएगा साथियों। O3 लेयर ओजोन लेयर सूरज से आने वाली सीधी किरणों को पृथ्वी से आने वाली रोकती हैं। ये जो हमने आपको यहाँ पे बनाकर दिखाया है। सूर्य की किरणों से सबसे अधिक कैंसर होने का खतरा रहता है, जिससे स्किन कैंसर भी हो सकता है साथियों। अब सबसे महत्वपूर्ण स्किन ही तो होता है साथियों। अब 2022 की थीम आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि जो 2022 की थीम क्या थी, तो 2000 साथियों इसका था मॉन्ट्रियल, आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एज द रेट 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है साथियों, ये 2022 की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ये ओजोन परत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य और बिंदु रहे, इन्हें हमें याद रखना है साथियों। 2021 की थीम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। साथियों उस समय आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा था साथियों। क्या चल रहा था, कोविड-19 चल रहा था और कोविड-19 के कारण साथियों हमने क्या जो है थीम रखा था, कीप अस आवर फूड एंड कूल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें और हमारे भोजन को, टीकों को ठंडा रखना, ये हम ओजोन परत से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए निवेदन कर रहे थे साथियों। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी साथियों। ये साथियों जो दजला फरात आपको यहाँ पे दिया गया है, ये जो दजला फरात नदी है, यहीं पे साथियों ये जो आजकल इसका नाम हो गया है यूफ्रेटस नदी, टिग्रिस यूफ्रेटस नदी, ये साथियों ये जो इराक में ये पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या पड़ जाएगी साथियों, आप कमेंट करके बताइएगा और लिख दीजिएगा बगदाद। क्या लिखेंगे, बगदाद यहाँ की राजधानी पड़ती है। यहाँ पे जो नदी बहती है इसका पुराना नाम दजला फरात था और यहीं पे आप देखिए बहुत पुरानी सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास यहीं पे हुआ है। आपसे पूछा जाए सिंधु नदी पर क्या, तो आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है इसी सिंधु नदी पर हुआ है। आप जानते हैं सिंधु नदी का उद्गम स्थल, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर छाप के बताइएगा साथियों, ठीक है। आप
जर्नल एवरनेस की क्लास देख रहे हैं साथियों। गंगा नदी, अब आप ये देखिए दजला फरात, ये साथियों मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये आपके प्रश्न का एकदम सही वाला आंसर ऑप्शन ए हो जाता है साथियों। अब ये देखिए नील नदी, अब आपसे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो साथियों ये उसी देश का नाम है जिसे पहले इजिप्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इजिप्ट। और आजकल क्या कहा जाता है? तो ये जो मिस्र है साथियों, ये मिस्र है, इसी को नील नदी का वरदान कहा जाता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है गंगा नदी। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में प्रयागराज का पूर्व का नाम क्या था साथियों? ये आपसे पूछा जा सकता है। यहीं पे गंगा नदी स्थित है, यहीं पे गंगा यमुना नदियों का संगम है, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये प्रयागराज का पूर्व नाम इलाहाबाद था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन। इस जर्नल एवरनेस की क्लास आप देख रहे हैं साथियों। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? अब ये लो, अब ये बताइए सेशन इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि नहीं है? जो बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट है साथियों। अब ये देखिए बाब उल मंडेव जल संधि अगर आपको पता है तो किन दो देशों के मध्य में है साथियों? मलक्का जल संधि किन दो देशों के मध्य में है? पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसे पाक जल संधि कहा जाता है। पाक संधि या पाक स्ट्रेट इसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं साथियों भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है इसी को पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि कहा जाता है साथियों। भारत और श्रीलंका ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। अच्छा साथियों, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? ये अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे साथियों? एंडीज कहाँ की है? हिमालय आप जानते हैं कहाँ की है? तो ये हमारे कहाँ, अगर एशिया की पूछा जाए तो ये है कि नहीं है? तो साथियों ये हमारे माउंट एकांगुआ कहाँ की है? माउंट मैकिनले कहाँ की है? इन सभी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन ये होगा। ये अगर आप इनके सभी प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते हैं साथियों तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ें और एग्ज़ाम में एकदम क्वालिफाई कराने वाली चीज़ें हो जाएंगी साथियों। माउंट एकांगुआ साथियों दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी में आपको यहाँ पर दिया गया है साथियों। अगला प्रश्न देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है साथियों? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर निम्न में से कौन सी है? ये आपको बताना है साथियों। अभी ये जो सुएज नहर हमारी है ये बहुत चर्चा में थी क्योंकि इस नहर के बीच में साथियों एक बहुत बड़ा जहाज गुजर रहा था और वो मोड़ते समय ऐसे ऐसे फंस गया था, तो इसको निकालने में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसीलिए सुएज नहर साथियों बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। आप जानते हैं कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है साथियों, पनामा नहर दिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है साथियों। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो जोड़ने वाली नहर का नाम ही है पनामा नहर। अच्छा, एक पनामा सिगरेट भी बिकती थी, तो यार पनामा सिगरेट इसीलिए थी कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ देती थी। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद रख लेना है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है? अब ये बताइए विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो साथियों येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं कहाँ पे पड़ता है भैया? तो ये अमेरिका में पड़ता है और इसी को विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अच्छा, भारत वाला कौन सा है? तो आप जानते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का आप राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जिम कॉर्बेट जाना जाता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ पे है? तो ये साथियों असम में स्थित है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ें साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, एक बार अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से शेयर कीजिए। और आपसे पूछ ली कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो भैया मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, मध्य प्रदेश के सुंदरजा, ये जो सुंदरजा आम है इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि कहाँ का जो है आम है, जीआई टैग किस जो है जिले को मिला हुआ है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? येलोस्टोन। ऑप्शन बी आपका पूरी तरह
से सही है। साथियों, ग्रैंड नदी किन दो देशों के मध्य प्रवाहित होती है? ये किन दो देशों के मध्य में ये बहती है साथियों? ये आपको यहाँ से पूछा जा रहा है साथियों। अमेरिका और कनाडा के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में आप जानते हैं युद्ध चल रहा है। भारत पाकिस्तान आप जानते हैं कि 1962 में भी एक बार अपनी जो आजमाइश कर चुके हैं, और अमेरिका या मैक्सिको के बीच में। तो साथियों, जो ग्रैंड नदी बहती है भाई साहब, ये ग्रैंड नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में ग्रैंड नदी बहती है। साथियों, आगे देखते हैं, अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है? तो यहाँ पे सीधा आप देख रहे हैं कि 49वीं डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है साथियों, ये अमेरिका और कनाडा के मध्य क्या करती है? ये सीमा को बना देती है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों, अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है? तो ये जो है साथियों यहाँ पे टाइप हो गया है, ये 49वीं समान रेखा। ये साथियों देखिए, अमेरिका और मैक्सिको के मध्य रियो ग्रैंडी नदी है, इसे आपको याद रखना है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों? येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये अमेरिका में स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट। और साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहा जाएगा तो जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट का भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह ग्रेविटी के कारण प्रसिद्ध है। तो ये साथियों लल्लन टॉप फैक्ट हैं, ये लल्लन टॉप फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स को भी अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। साथियों, बर्मा की मुद्रा आपने देखा क्या आता है साथियों, इसका ये बिल्कुल पूरी तरह सही है। किस शहर में पहला मैडम तुसाद बैक्स म्यूजियम किस शहर में सार्वजनिक रूप से खोला गया साथियों? ये आपको बताना है। मुंबई आप जानते हैं, मुंबई कहाँ पे पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? ये आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे साथियों? तो लिख दीजिएगा अभी भैया, एकनाथ। कौन है भैया? एकनाथ शिंदे जी भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो किस शहर में पहला मैडम तुसाद बैक्स म्यूजियम खोला जाएगा साथियों? तो ये सार्वजनिक रूप से आप देखें कि भाई ये कहाँ हो रहा है, तो ये भी आजकल पुणे में खोला गया है साथियों। ये पुणे में खोला गया है, मैडम तुसाद बैक्स म्यूजियम सार्वजनिक रूप से खोला गया है। साथियों, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची किसका मिलान सही नहीं है? अब आपको यहाँ दिया गया है कि भैया आपको बताना है कि क्या डांडिया गुजरात वाला है क्या? तो भाई हम सभी लोग जानते हैं कि हाँ डांडिया तो गुजरात वाला है, लेकिन क्या नौटंकी उत्तर प्रदेश की है? जी हाँ बिल्कुल है। भांगड़ा पंजाब का है। आंध्र प्रदेश का बिहू नहीं है यार, बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है, और यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, असम कहाँ का है? असम जो है बिहू जो है असम का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके बीच में लेकर आए हैं साथियों। डांडिया गुजरात का है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी रखिएगा। नौटंकी उत्तर प्रदेश में होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है, नौटंकी उत्तर प्रदेश की है। नौटंकी उत्तर प्रदेश। सीएम कौन है भैया? योगी आदित्यनाथ यहाँ के अभी जो है मुख्यमंत्री जी हो जाते हैं। सरकार बीजेपी की है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल को लेगो हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे साथियों? 28 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, 31 अगस्त को या 30 अगस्त को? प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो ये मनाया जाता है साथियों, इसमें आप देखिए इसका पूरा रेफरेंस आप समझिएगा, एक एक चीज़ समझिएगा। लल्लन टॉप फैक्ट्स हैं। पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों को यह 31 अगस्त 2021 को मनाया गया था। साथियों, समाज के विकास हेतु अफ्रीकी मूल के लोगों की विविध विरासत, संस्कृति और योगदान के लिए अधिक मान्यता एवं सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। लैटिन अमेरिका में अफ्रीका के लगभग 134 मिलियन लोग हैं जो गरीबी, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी व असमानता से पीड़ित हैं साथियों। तो इसे ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्राजील में कुल गरीबी दर साथियों 11.5% है, वहीं अफ्रीका में 25.5% है। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर छाप के बताइएगा। और 31 अगस्त आपको अगर दिख रहा हो तो आंसर लिख न दीजिए भाई साहब, ये 31 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं साथियों, न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मिखाइल गोर्बाचेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के हैं? तो आप जानते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव साथियों रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आप जानते हैं अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं? तो वर्तमान में अभी साथियों व्लादिमीर पुतिन हैं। व्लादिमीर पुतिन अभी रूस के राष्ट्रपति हैं साथियों। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जो है हाल ही में भी किस जापानी प्रधानमंत्री की जो है गोली मारकर हत्या की गई थी साथियों? इसे आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अमेरिका के जो बाइडेन है, ये आपको पता ही होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, 30 अगस्त 2022 को मॉस्को रूस में सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे मिखाइल गोर्बाचेव का क्या हो गया साथियों? निधन हो गया था। और साथियों शीत युद्ध समाप्त करने में इनकी एक प्रमुख भूमिका रही। आप जानते हैं कि आपसे एक प्रश्न अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए साथियों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए हो जाता है, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। तो साथियों आप देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है साल 1945 में, तो यहीं से साथियों शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और ये शीत युद्ध होता है साथियों, ये अमेरिका और रूस की दो महाशक्तियों के बीच में अपनी अपनी छवि जो है अच्छी करने के चक्कर में ये रूस होता है, ये दोनों जो है अपने अपने शक्तियों का परीक्षण करते हैं। यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत होती है। 1990 में सोवियत संघ के पहले व अंतिम राष्ट्रपति चुने गए थे कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव के कारण ही आप जानते हैं साथियों कि सोवियत संघ का, जिसे आप पहले यूएसएसआर क्या कहते हैं, यूएसएसआर जो कहा करते थे, ये वही यूएसएसआर का विघटन कराने वाले राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव रहे हैं। और इन्हीं के समय में आप जानते हैं सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1990 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। चूँकि भाई साहब अमेरिका अपनी रणनीति में कामयाब रहा, और कामयाब रहा तो इनको शांति के पुरस्कार से जो है नवाज दिया। आपको एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि अभी हाल ही में कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता को बेलारूस में, कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता को बेलारूस में जेल में डालकर रखा गया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? 63वें, 83, शेरशाह, मिमी या पुष्पा? तो साथियों इसका जो आयोजन हुआ था, इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें कृति सेनन, मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन थे? पंकज त्रिपाठी थे। पंकज त्रिपाठी मिमी फिल्म वाले। फिल्म फेयर अवार्ड्स को पहली बार 1954 में प्रदान किया गया है। अब क्या अगले प्रश्न का उत्तर आप नहीं बता सकते हैं कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया भैया? तो मिमी को आप यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन सी में एकदम दिया गया है। ये पूरी तरह से सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। हम थोड़ा सा रेड कलर ले लेते हैं जो आपको यहाँ देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ें साथियों, आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले वाले प्रश्न का उत्तर अगर आपने साथियों नहीं देखा हो तो मिखाइल गोर्बाचेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के हैं साथियों? तो ये रूस के थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां अभी रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए जो है साथियों हाल ही में, अच्छा ये आपसे पूछा जा सकता है क्या कि 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार ये कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में हुआ साथियों। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा रहे अमलान बोरगोहेन कौन है? ये भैया कौन है? क्या हॉकी के खिलाड़ी हैं? आप बताइएगा। क्या ये फुटबॉलर हैं? क्या ये धावक हैं? क्रिकेटर हैं? कौन है? तो भैया अमलान बोरगोहेन क्या है? अमलान बोरगोहेन एक धावक है साथियों। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक प्रतियोगिता हुई थी। उस प्रतियोगिता में इन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े, आइए उसके बारे में हम आपको पूरा बताते हैं। कौन है भैया? राइट आंसर आप यहाँ देख पा रहे होंगे। बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो तो ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कोई 24 साल के अमलान बोरगोहेन बने भारत के सबसे तेज धावक। कौन है भैया? अमलान बोरगोहेन। रायबरेली में आयोजित अखिल भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 100 मीटर स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने 10.25 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की, ठीक है साथियों। यह रिकॉर्ड साथियों पूर्व में अमिया मलिक के नाम था, और 100 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड उसेन बोल्ट के नाम है। उसेन बोल्ट के नाम, अब देखिए उसेन बोल्ट भी आपको यहाँ पर मिल गए। उसेन बोल्ट के नाम साथियों 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो साल 2009 में
9.58 सेकंड में किया था और हमारे अमलान भाई साहब ने 10.25 सेकंड में किया है। दोनों अंतर को आपको याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा परख क्या है? ये परख मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, छात्रों की आकलन हेतु एक नियामक है, आदिवासी समाज की परंपरा है, वन्य जीव अभ्यारण्य है या अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह है साथियों। तो परख तो हमें क्या लग रहा है साथियों, आइए देखते हैं परख क्या है। चलिए, परख में राइट आंसर ए है आपका, ठीक है, छात्रों के आकलन हेतु। क्योंकि साथियों आप छात्र की भर्ती में क्या है, EMRS एक गुरुजी लोग का एग्जाम है। अब गुरुजी की भर्ती में गुरुजी से संबंधित आपसे स्पेशल एम्फेसिस ऑफ एजुकेशनल करंट अफेयर आपके सिलेबस में है। तो हमारे जनरल अवेयरनेस का जो एम्फेसिस है वो भी जो है एजुकेशनल रिलेटिव आइटम्स के ऊपर ही है। तो छात्रों के आकलन हेतु साथियों ये परख जो है एक नियामक था जिसका गठन किया गया था। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राइट आंसर ए आपको पता चल चुका है साथियों। यह एक प्रस्तावित नियामक है जो NCERT की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगा। यह भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों, बोर्डों के छात्रों मूल्यांकन एवं उनके निर्धारण हेतु मानदंड, मानक एवं दिशा निर्देश निर्धारित करेगा। कौन निर्धारित करेगा भैया? तो ये निर्धारित करेगा हमारा क्या, परख। ये परख के बारे में सही आंसर आपका हो जाएगा। छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है जिसका संबंध NCERT से है। साथियों 1 सितंबर 2022 को निम्न में से किस राज्य ने नुआखाई जुहार या नुआखाई त्यौहार मनाया? अब ये बताइए, क्या पंजाब ने मनाया? तो पंजाब में साथियों आप जानते हैं कि लोहड़ी यहाँ पे बहुत फेमस है। बिहार आप जानते हैं, बिहार की मधुबनी पेंटिंग पता है क्या? तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में नहीं पता हो तो जान लीजिए, बिहार की मधुबनी पेंटिंग बिल्कुल पता है। केरल के भी साथियों मुख्यमंत्री कौन है? ये कमेंट बॉक्स में छापिए। और जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट आंसर क्या है, बी है। उड़ीसा में साथियों भी नुआखाई जुहार त्यौहार मनाया गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पूरी तरह से सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और देखिए पूरा हर चीज़ क्लियर करते चलिए। यह एक कृषि उत्सव है क्या साथियों? नुआखाई पर्व, नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है। नुआखाई चावल के महत्व को दर्शाता है जिसमें नुआ का अर्थ है नया और खाई का मतलब आप तो जानते हैं कि भैया खाना, ठीक है। तो यह त्यौहार गणेश चतुर्थी से एक दिन बाद मनाया जाता है। इसे किसान अन्न पूजा भी कहते हैं, ठीक है साथियों। और संबलपुर जिले में प्रसिद्ध मातृ देवी समलेश्वरी को किसान अपनी भूमि से पहली उपज के रूप में अन्न अर्पित करते हैं। यही है साथियों उड़ीसा का नुआखाई भेंट घाट या नुआखाई तिहार। ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 सितंबर को नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की आज़ादी के उपलक्ष्य में कितने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया गया? कहाँ पे किया गया है साथियों? भारत की आज़ादी के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया? ललित कला अकादमी ने किया, संगीत नाटक अकादमी ने किया, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किया या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किया? किसने किया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या? संगीत नाटक अकादमी। आइए संगीत नाटक अकादमी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं साथियों कि क्या है। भारत को साम्राज्यवाद की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को संजोने का एक उत्सव है क्या साथियों? जिस उत्सव के बारे में हम आपसे चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, कौन सा? कि भारत की आज़ादी के उपलक्ष्य में रंग स्वाधीनता का आयोजन। रंग स्वाधीनता क्या है? यही है रंग स्वाधीनता। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया साथियों, ये उन्हीं के लिए उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव 27 से 29 अगस्त 2022 को मेघदूत सभागार में आयोजित किया गया। साथियों 9 राज्यों की 12 टीमों और 100 कलाकारों ने इसमें भाग लिया। इसको आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रति साल नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई, 17 जुलाई, 3 जुलाई या 18 जुलाई? तो साथियों इसमें देखिए कि प्रति साल नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप देखिए कि प्रतिवर्ष नारियल दिवस 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। क्या? 2 सितंबर को। ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। साथियों 2022 में जो नारियल दिवस मनाया गया, ये 22वां विश्व नारियल दिवस था। साथियों इस साल की थीम थी खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती। ये साथियों ये 2022 में इसकी थीम रखी गई थी साथियों।
साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है और ये सेशन आपको अपने दोस्तों में एक बार शेयर करना बनता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? ये तदासी हथौड़ी, वर्नाट मैड्रिड, गैरी बेनेचेगी, फिरदौस कादरी। साथियों यहाँ पर देखिए आप, यह एशिया का एक सर्वोच्च सम्मान है। इसका प्रारंभ 1957 में किया गया था। किसका प्रारंभ 1957 में किया गया था? तो भैया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये 1957 में प्रारंभ किया गया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथियों ये फिलीपींस के तीसरे, जो फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। प्रति साल 31 अगस्त को उनकी जयंती पर प्रदान किया जाता है। साथियों प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये हमारे इस एग्जाम के लिए साथियों, ये देखिए कि ये साथियों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आप देख पा रहे हैं। साथियों 2022 में 4 लोगों को ये सम्मान प्रदान किया गया। अब वो 4 लोगों का नाम आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। सोथी याराछिम कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। तदासी हथौड़ी जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बर्नार्ड मैड्रिड फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और गैरी बेनेचेगी इंडोनेशिया के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इतने लोगों को यह सम्मान मिला है। तो डी जो फिरदौस कादरी हैं इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया है। बाकी आपने देखा कि भाई बर्नार्ड मैड्रिड को मिला है, तदासी हथौड़ी को मिला है, गैरी बेनेचेगी को मिला है, लेकिन फिरदौस कादरी को नहीं मिला है। आगे बढ़ें साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए हम लेकर आते हैं। साथियों ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसे भी आप याद रखिएगा। भारत का पहला व दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर बना रही है? आप जानते हैं मुकेश अंबानी जी को कोटा राजस्थान में बनाएंगे क्या, भोपाल मध्य प्रदेश में, लखनऊ में, हजीरा गुजरात में। ज़्यादातर लोग गुजरात की आशा कर रहे होंगे और हमें लगता है कि अंबानी की इस योजना, ये जो 75,000 करोड़ रुपए का निवेश, ये साथियों गुजरात में ही हो। भाई अब देखिए, आदमी को जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी कि हम अपना उत्पाद यहाँ पे लगा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सिक्योर रहेगा, वहीं पे अंबानी जी ने ये जो है अपना उत्पाद लगा दिया है। भारत का पहला व दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हजीरा गुजरात में लगाया है। 75,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं साथियों। इसका पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा हिना मोर क्या है? ये तूफान है साथियों, आप बताइए कि सांप की प्रजाति है, अंतरिक्ष यान है या कोरोना वैक्सीन है? साथियों ये जो हिनामनोर क्या है? साथियों ये 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान है जिसका नाम हिनामनोर है। मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। 241 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। ये क्यों नहीं एग्जाम में आ सकता है साथियों? ये लिख लीजिए यहाँ पे, छपने वाला प्रश्न। क्या छपने वाला प्रश्न लिख लीजिए, आपके एग्जाम में छप रहा है भाई साहब, ठीक है, कि हिनामनोर क्या है? ये एक तूफान है साथियों, 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान है। साथियों कौन सी कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च की है साथियों? तो याद रखिएगा ये भारत की सबसे पहले स्वदेशी वैक्सीन है। ऑप्शन डी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। किसने किया है साथियों? कौन सी कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च की है? सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने लॉन्च किया है। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के बारे में आप पूरा जान लीजिए साथियों। सर्वाइकल कैंसर जो होता है साथियों, ये 15 साल से लेकर 44 साल की महिलाओं में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है साथियों। गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो एक यौन संचारी संक्रमण है साथियों। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो स्थापना है साथियों, ये साल 1966 में होती है और साइरस पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इसीलिए पूनावाला भाई साहब बहुत चर्चा में रहते हैं। लोग सोचते हैं पूनावाला आखिर में है क्या? तो पूनावाला भाई ये क्या है? डॉक्टर साइरस पूनावाला जी हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर भारतीय नौसेना के लिए नए ध्वज पताका का अनावरण किया? चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता। तो साथियों ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है कि जो पताका या ध्वज का जो अनावरण किया है 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये साथियों कोच्चि में किया है। ऑप्शन बी आपका सही है। अब इसके बारे में थोड़ा जानना तो बनता है यार कि भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत के प्रक्षेपण को चिन्हित करने हेतु कोच्चि में भारतीय नौसेना ने नए ध्वज का अनावरण किया। पूर्व ध्वज के ऊपर बाएं कोने पर यूनाइटेड किंगडम के यूनियन जैक के सफेद पृष्ठभूमि पर रेड जॉर्ज क्रॉस था। वर्तमान ध्वज पर ऊपरी बाएं कोने में तिरंगे के साथ सेंट जॉर्ज क्रॉस मौजूद है। मतलब अब उसमें तिरंगा भी जोड़ दिया गया है साथियों।
फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन है? कि भाई कोई भी फोरेंसिक साक्ष्य आप ग्रहण करेंगे, ये अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस है क्या? दिल्ली पुलिस है, पंजाब पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस या हरियाणा पुलिस? तो आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। आपने क्या दिया साथियों? आंसर बी, ये जो हमारी पंजाब पुलिस है, ये पंजाब पुलिस साथियों फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। यहाँ पे भगवंत मान कौन है भैया? भगवंत मान अभी आम आदमी पार्टी से पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी कौन है? जिसके संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। इन्हें आप भी याद रखिएगा। और अरविंद केजरीवाल को आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो अरविंद केजरीवाल की आप जो है आम आदमी पार्टी को मिला है। साथियों ये कंबल वाले जो है ये भैया मफलर वाले, आप देखिए कितनी बड़ी पार्टी बना डाले। 6 साल से अधिक की सजा के दंडनीय अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली दिल्ली पुलिस है साथियों। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विद्यालय गांधीनगर गुजरात में है, दिल्ली पुलिस है साथियों। यहाँ पे पंजाब जो हमने आपको बताया, इसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये पंजाब नहीं है, ये दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस में भी कौन है भैया? आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली पुलिस कहाँ आती है? तो गृह मंत्रालय के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, मतलब अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली पुलिस आएगी। और पंजाब के बारे में जो हमने आपको बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, तो ये बात सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है भाई साहब, आम आदमी पार्टी के, उनकी पार्टी के नाम आप है, और आम आदमी पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी पार्टी है जिन्होंने अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है, तो उसको आप हमें बताइएगा कि टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है और इसकी हेड क्या ममता बनर्जी जी हैं। अभी ये क्या है? ये बंगाल की हमारी मुख्यमंत्री भी हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री, टीएमसी की भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हट गया है। हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तेजस को आपको बताना है क्या? तेजस परमाणु पनडुब्बी है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, या कि स्वदेशी विमान वाहक पोत है? तो हम सभी लोग जानते हैं साथियों कि तेजस क्या है? ये एक लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर पूरी तरह से सही हो जाएगा। क्या एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं। क्या बताते हैं साथियों? इस प्रोजेक्ट के तहत 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जाएगा। तेजस के नए वर्जन को तैयार करने में सरकार 65,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को भारत द्वारा साल 1984 में शुरू किया गया था। इसके प्रबंधन हेतु वैमानिकी विकास एजेंसी की स्थापना की गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। यह पुराने MiG-29 लड़ाकू विमानों का स्थान लेगा। आप देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो अभिनंदन भाई साहब कौन सा विमान लेके पाकिस्तान में कूद पड़े थे। ठीक है, ये भाई जो है फिलहाल कूद पड़े बेचारे, जो है खून भी बहुत निकल रहा था उनके मुंह से, लेकिन कौन से, शायद यही MiG-21 ही था क्या, कि जो अभिनंदन भाई साहब मूंछ वाले जो लेकर कूद पड़े थे पाकिस्तान में। ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से है? क्या इसका संबंध नीति आयोग से है? नीति आयोग की स्थापना किस आयोग के स्थान पर की गई है? तो आप बताइएगा साथियों, योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साल 1945 में हुई थी। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साल 2015 में हुई थी नीति आयोग की स्थापना। इसे आप याद रखिएगा। साथियों जीएसटी की बात यहाँ आप देख रहे हैं। ई समाधान पोर्टल का संबंध किससे? क्या जीएसटी से है? क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है, जिसे आप यूजीसी के रूप में जानते हैं, यूनियन ग्रांट कमीशन, या वित्त आयोग से है? साथियों इसका सही उत्तर आंसर डी हो जाता है, ई समाधान पोर्टल। हमने आपसे कहा साथियों शिक्षक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें स्पेशल इम्फेसिस दिया गया है, स्पेशल इम्फेसिस ऑफ एजुकेशनल करंट अफेयर। तो वो क्लास आप देख रहे हैं, एकदम दिल लगा के देखते रहिए, सारी समस्या का सलूशन स्मार्ट स्टडी के पास है। पीडीएफ चाहिए तो लिख दीजिएगा, या SSC 77 लिख दीजिएगा, तब भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सेशन में आगे बढ़ते हैं साथियों। यूजीसी ने स्टूडेंट्स की हर समस्या के समाधान के लिए क्या किया है साथियों? हर समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है, जिसे ई समाधान नाम दिया गया है। दाखिले से लेकर स्कॉलरशिप तक हर तरह की समस्याओं का शिकायत कर सकेंगे, जिसका क्या नाम है साथियों? तो इस पोर्टल का नाम आपसे पूछा गया है, इसी पोर्टल का नाम क्या है साथियों? तो इसी पोर्टल का नाम है ई समाधान पोर्टल। याद कर लीजिएगा क्या नाम है? ई समाधान
पोर्टल। ये एकदम याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साथियों, काली नदी से तीस्ता नदी, इसे सिक्किम हिमालय कहा जाता है, दार्जिलिंग हिमालय या भूटान हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब आप जानते हैं यहाँ पे एक नदी है काली नदी और एक तरफ है तीस्ता नदी। अब ये तीस्ता नदी जल विवाद किन किन नदियों के बीच में है, किन किन राज्यों के बीच में, ये भी हमें बताइएगा। साथियों, सिक्किम हिमालय या दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं इस बीच वाले जो हिमालय के भाग हैं, इस हिमालय वाले भाग को क्या कहते हैं? इस हिमालय वाले भाग को सिक्किम हिमालय या दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं। तो आगे देखिए साथियों, सतलज से काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग स्थित है, उस हिमालय को क्या कहते हैं? उस हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कौन से वाले के साथियों? ये वाला जो भाग है, काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सतलज नदी को याद रखिएगा, और सतलज नदी और काली नदी के बीच वाले भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। साथियों, सिंधु से सतलज नदी के बीच में कश्मीर हिमालय स्थित है और इसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वाले हिमालय को? जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में जो है स्थित है। तो जो है क्लास कैसी लग रही है? याद एकदम फैक्ट दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिएगा और असत्य कथन अब छांट के बताइए। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 बताई गई है। घोषित के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पंचमाक्षर को ही अनुस्वार कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 5 है। अगर साथियों आपने हमारी हिंदी की क्लासेस नहीं देखा है तो आप बिल्कुल, अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आप ये दोनों क्लासेस, आप ये हिंदी वाली क्लासेस भी देखिए, जर्नल अवेयरनेस की भी क्लासेस देखिए, कंप्यूटर की भी क्लासेस देखिए, ये आप यहाँ पर देखिए। साथियों, कंप्यूटर के हमारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं, आप इन्हें जरूर देखिएगा। ऑल स्टेट एग्जाम कॉमन पेपर ICT हमारे चैनल पे एकदम चकाचक चल रहे हैं। हिंदी मेन पेपर, अगर हिंदी क्लास आप नहीं देख रहे हैं तो हिंदी क्लास देखिए। सबसे बड़ा पोर्शन है, 70 नंबर मिलना है साथियों। तो 70 नंबर की तैयारी हमारे साथ करिए और इन सभी भर्ती में बैठ रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर की भी क्लासेस देखिए और क्लास अभी आगे जारी है। दूसरी क्लास अभी हम इसके बाद लेकर आ रहे हैं, तो क्लास 2 में भी जरूर मिलिएगा। अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ आपसे हम जरूर कहेंगे साथियों कि जब इच्छा रखी हूँ मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। एकदम जाहिर सी बात है साथियों, निश्चित सफलता है तो जरूर देखें। तो हमने जो यहाँ पे आपको ये सेशन दिया है साथियों, ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप कभी भी कुछ भी करना चाहें तो कैसे करेंगे? आप कोई काम तभी कर सकते हैं जब आप अपने मन में कोई इच्छा लाएंगे साथियों। और जब कोई इच्छा ही नहीं लाएंगे तो, और एक चीज़ रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हर साथियों, अभी वो चौपाई याद नहीं आ रही है, हम जरूर उसके बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। और क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कीजिएगा। और देखिए, जो हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है, ठीक है साथियों। तो जो हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है, तो टेंशन और हेडेक नहीं लेना है, न दुख न तकलीफ। तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। किसी भी परफॉर्मेंस को जब आप देखते हैं ना साथियों, तो उस परफॉर्मेंस के पीछे काउंटलेस प्रयास होता है। तो वो काउंटलेस प्रयास करने की कोशिश आप सब भी करिए और हमारी टीम भी कर रही है। और हमारी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है साथियों, जोरदार तरीके से शेयर कीजिएगा। आपके सिलेबस में जो है आने वाला स्टडी स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 भी अवेलेबल है, जरूर देखिए। अगले सेशन में मिलिए। जय हिंद, जय भारत।